अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ कहानी का आगाज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बात बताने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी कि अगर आपने एमडी कैट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, यानी कि आप में से हर वो बच्चा जिसने वाइट कोट का ड्रीम देखा हुआ है, उसको ये बात पता है, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कितना अहम है। क्योंकि 0.1 0.1 के मेरिट के डिफरेंस से हजारों डिजिट्स में रैंक आपकी तब्दील हो जाती है। तो आपने जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हुए होंगे, उतना चांस के आपके सामने देखा हुआ क्वेश्चन आएगा वो बढ़ जाएगा। तो आपके लिए मैंने डेडिकेटेड पीएमडीसी के अपडेटेड सिलेबस के तहत यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज की सीरीज का आगाज किया। हर एक वीडियो के अंदर एक यूनिट को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि पीएमडीसी के सिलेबस में फिजिक्स के टोटल 16 यूनिट्स हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके पीएमडीसी के पेपर से पहले इन 16 के 16 यूनिट्स की 16 यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियोस अपलोड कर दी जाए। अब इनको देखना कैसे है? आपने इस वीडियो को सिर्फ फिल्म की तरह देखते हुए नहीं जाना। आपने एक एक सवाल को देखना है, पॉज करना है, पहले खुद लगाना है, फिर आपने इसका सॉल्यूशन देखना है, ताकि पता चले कि आपको खुद से क्या कुछ आता है। और आप अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करके हटोगे तो आप देखोगे कि आपने माजी में जो कॉन्सेप्ट्स हासिल किए थे वो कितना अच्छे अंदाज में आपको अब समझ में आते जा रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो यूनिट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, इसके अंदर सोर्सेज क्या है मेरा बेटा? इसके अंदर आपकी जितनी एमडीकैट की यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास पेपर्स कंपाइल हुए हैं। आपके माजी में 2020 और 2021 के जो नेशनल एमडीकैट हुए थे, पीएमसी ने कंडक्ट किए थे, क्योंकि उस वक्त पीएमसी हुआ करता था, उनके क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं। इसी तरह सारी टेक्स्ट बोर्ड की जो नई किताबें हैं उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर कंपाइल किए गए हैं और उनका सोल्यूशन ये आपके सामने लेकर आया जा रहा है। सिमिलरली मेरे बच्चे, आप में से किसी को अगर फिजिक्स के अंदर जरा सा भी खौफ है कि भाई फिजिक्स की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, फिजिक्स के लेक्चर्स कैसे होने चाहिए, तो मेरे बच्चे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, बल्कि इनफैक्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा क्लास 11 की प्लेलिस्ट का भी और आपको लिंक मिलेगा क्लास 12 की प्लेलिस्ट का भी। आपने पाकिस्तान भर की किसी भी एकेडमी से पढ़ा हो, अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आई तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आप ये 11 और 12 की जो प्लेलिस्ट है इसको आप फॉलो कर सकते हो और आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फिजिक्स के अलावा आपका मसला और भी सब्जेक्ट्स के अंदर है तो मेरे बच्चे, हमारा क्रैश बैच भी चल रहा है, आप उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ फिजिक्स में मसला है तो फिजिक्स के मसले के लिए जो प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उससे बेहतर और कोई सोर्स नहीं है। हाँ, अगर आपका और सब्जेक्ट्स में मसला है, आप बहुत सारे टेस्ट देना चाहते हो, आप बहुत सारे फुल लेंथ पेपर्स देना चाहते हो, एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप डेफिनेटली क्रैश बैच या किसी एमडी कैट के बैच की तरफ जा सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। The applied input AC power to a half-wave rectifier is 100 watts. The DC output power obtained is 40 watts. What is the rectification efficiency? और ये आपके पास options given है 50%, 80%, 40% and 95%. बेसिकली रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पावर आउटपुट को पावर इनपुट से डिवाइड कर देंगे। पावर आउटपुट मीन्स द पावर डीसी आउटपुट एंड पावर इनपुट मीन्स द पावर एसी इनपुट। यानी कि इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इस तरह कैलकुलेट करेंगे। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी बराबर होगा पावर डीसी आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर एसी इनपुट। और अगर परसेंटेज में चाहिए तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पावर डीसी आउटपुट 40 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इनपुट 100 है।
मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, और फाइनली ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा 40%। तो इस क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 40% रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं द रिपल फैक्टर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रिपल्स इन द AC आउटपुट, DC आउटपुट, AC इनपुट एंड नॉन ऑफ दिस। बेसिकली रिपल फैक्टर कहते हैं किसे हैं? रिपल फैक्टर बेसिकली इज़ द मेजर ऑफ द AC कंपोनेंट प्रेजेंट इन द DC आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। मीन्स के रेक्टिफायर का काम AC को DC में कन्वर्ट करना होता है, मगर फाइनली जब हम DC आउटपुट हासिल करते हैं तो उसमें अनवांटेड AC फ्लक्चुएशन भी होती है जिसे हम रिपल्स कहते हैं। तो रिपल फैक्टर बेसिकली इंडिकेट करता है DC आउटपुट के स्मूथनेस को। और यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस हैं, द रिपल फैक्टर इंडिकेट द नंबर ऑफ रिपल्स इन द AC आउटपुट, AC इनपुट, DC आउटपुट। बेसिकली रिपल फैक्टर्स यहाँ जो आपके पास ऑप्शन है इसमें DC आउटपुट सही आंसर होगा। अच्छा, इसके लिए एक बात और याद रखें, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर की वैल्यू 1.21 है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर की वैल्यू 0.482 है। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर हमारे लिए होगा वो होगा DC आउटपुट। रिपल फैक्टर की वैल्यू यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू होती है तकरीबन 1.21, और जबकि फुल वेव के लिए इसकी वैल्यू होगी 0.482। ठीक है, तो द रिपल फैक्टर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रिपल्स इन द DC आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं फॉर ए हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर इज ऑलवेज, ऑप्शन आपके पास हैं ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज, स्मॉलर देन द इनपुट वोल्टेज, इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज, greater than the input voltage for full wave rectifier and smaller for the half wave rectifier। बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करें और हाफ वेव की बात करें तो दोनों में फ़र्क है। हाफ वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड में रिवर्स बैचिंग होगी, ठीक है, जबकि अगेन फिर फॉरवर्ड बैचिंग होगी, इस तरह से। तो पीक इनवर्स वोल्टेज अगर हम इसमें फाइंड आउट करते हैं तो ये सिंगल पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इसकी वैल्यू हो जाएगी Vm, जबकि पीक इनवर्स वोल्टेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए और फुल वेव रेक्टिफायर ये बराबर होगा 2Vm के। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर में ड्यूरिंग हाफ साइकिल एक डायोड कंडक्ट करेगा, जबकि दूसरे डायोड में रिवर्स बैचिंग होगी। नेक्स्ट हाफ साइकिल में अगेन एक डायोड कंडक्ट करेगा और जबकि दूसरे में रिवर्स बैचिंग होगी। तो फाइनली जो पीक इनवर्स वोल्टेज होगा ड्यूरिंग द कंप्लीट हाफ साइकिल कंप्लीट साइकिल वो 2Vm के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द हाफ वेव और द फुल वेव रेक्टिफायर द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर की वैल्यू ज़्यादा होगी 2Vm एंड द स्मॉलर फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर, और स्मॉलर की क्या होगी? हाफ वेव रेक्टिफायर की स्मॉलर होगी Vm। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर इसी तरह से इस क्वेश्चन में कहते हैं द डायोड विच कन्वर्ट्स AC इंटू DC इज कॉल्ड। वो डिवाइस जो AC को DC में कन्वर्ट करता है उसे हम ऑस्किलेटर, रेक्टिफायर, ट्रांसड्यूसर एंड डायोड कहते हैं। तो जनाब इसमें सही ऑप्शन क्या है?
ये ऑप्शन है आपके पास रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेसिकली डायोड ही है जिसका काम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट पल्सेटिंग करंट में कन्वर्ट करना होता है। तो इस क्वेश्चन में रेक्टिफायर सही आंसर है। द टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशंस आर, बेसिकली दो तरह के रेक्टिफिकेशंस होते हैं, एक फुल वेव और एक हाफ वेव। तो इस क्वेश्चन में द टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशंस आर, सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन D2। रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल बाय, रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, किसकी वजह से पॉसिबल है? ऑप्शंस आपके पास हैं ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस, तो हम इसके ज़रिए रेक्टिफिकेशन नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन बी में कहते हैं डायोड, सी में कहते हैं एम्पलीफायर और डी में कहते हैं कैपेसिटर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन इज़ पॉसिबल, तो रेक्टिफिकेशन बेसिकली ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर और कैपेसिटर की वजह से नहीं होता, ये डायोड की मदद से हम करते हैं रेक्टिफिकेशन। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं द सेमीकंडक्टर डायोड कैन बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर बिकॉज it has low resistance to the current flow when forward biased and high resistance when reverse biased. It has low resistance to the current flow when forward biased. ऑप्शन सी में कहते हैं it has high resistance to the current flow when reverse biased. और लास्ट ऑप्शन में कहते हैं इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं द सेमीकंडक्टर डायोड कैन बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। सेमीकंडक्टर डायोड को हम बतौर रेक्टिफायर कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या काम होता है? बेसिकली रेक्टिफायर का काम ये है, इट हैज़ लो रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो व्हेन फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जब किसी डायोड में फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम से कम होगी, एंड रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होगी? जब उसमें रिवर्स बाइसिंग हो, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग का काम ये होता है करंट को ब्लॉक करना, और फॉरवर्ड बाइस में करंट कंडक्ट होता है। तो लिहाजा इसमें जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन क्या होगा? वो ऑप्शन ए होगा, इट हैज़ लो रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो व्हेन फॉरवर्ड बाइस। यानी फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो करेगा बिकॉज के रेजिस्टेंस कम से कम होगी, और हाई रेजिस्टेंस होगी किसमें? जब रिवर्स बाइसिंग होगी। तो ये इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही है, इट हैज़ लो रेजिस्टेंस to the current flow when forward bias and high resistance when reverse bias. High resistance में रिवर्स बाइसिंग में करंट ब्लॉक होगा जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हाई होगी, और फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट कंडक्ट होगा जिसकी वजह से रेजिस्टेंस लो होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं इन द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट शोन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव फॉर्म्स इज ट्रू फॉर डायोड द आउटपुट अक्रॉस सी एंड डी। बेसिकली ये जो हमारे पास सी और डी ऑप्शंस हैं, ये एक सी और ये डी, यहाँ से हम आउटपुट यानी लोड हासिल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको कोई लोड मिल रहा है, बल्कि लोड रेजिस्टेंस यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर AC को DC में कन्वर्ट किया जा रहा है बाया डायोड, बाया हाफ वेव रेक्टिफायर। सिंगल डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डायोड है, ठीक है। तो इसमें होता यह है कि जब ऑल्टरनेटिव करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरेगा तो यहाँ पॉजिटिव ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट कंडक्ट होगा, फिर ये नेगेटिव होगा तो फिर यहाँ रिवर्स बाइसिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग हाफ साइकिल करंट कंडक्ट होगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बाइसिंग होगी, यानी कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग, फिर ये रिवर्स बाइसिंग, फिर फॉरवर्ड बाइसिंग, फिर इसी तरह से रिवर्स बाइसिंग। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑप्शन ए है ये रॉन्ग है, ऑप्शन बी ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये डायरेक्ट करंट नहीं है, नेगेटिव हाफ साइकिल पे हासिल हो रही है, रॉन्ग। और ऑप्शन सी में ये दोनों साइकिल नेगेटिव हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट कंडक्ट होगा, रिवर्स में करंट ब्लॉक होगा। तो इसमें फॉरवर्ड रिवर्स दोनों आपको पल्सेटिंग मिलेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं फॉर द गिवन सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये एक रेजिस्टेंस है जिसको डायोड के साथ सीरीज में लगाया गया है। कह रहे हैं कि फॉर द गिवन सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है? तो इस क्वेश्चन में इन फॉरवर्ड बाइसिंग द वोल्टेज अक्रॉस आर इज 2V। कह रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज जो आर पर होगा वो 2V होगा।
ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज क्या होगा, 2V होगा। देखिए वोल्टेज जो वेरी नहीं करेगा, वोल्टेज सेम ही होता है। इन रिवर्स बायसिंग द वोल्टेज अक्रॉस आर वी, रिवर्स बायसिंग में तो करंट कंडक्ट ही नहीं होता, तो वोल्टेज वी पॉसिबल नहीं है। इन फॉरवर्ड बायसिंग द वोल्टेज अक्रॉस आर इज़ वी, यानी जो वोल्टेज आप दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वही वोल्टेज पहुंचेगा आर पर इन फॉरवर्ड बायसिंग। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी जो गिवन वोल्टेज है वोल्टेज वी वही रेजिस्टेंस आर पर होगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। और डी में कहते हैं इन रिवर्स बायसिंग द वोल्टेज अक्रॉस आर इज, तो रिवर्स बायसिंग में कंडक्शन तो होगी नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा रिवर्स बायसिंग में, तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। और फॉरवर्ड बायसिंग में ये 2V है, ये ट्वाइस हो नहीं सकता, डबल। तो जो करंट जो वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वही सेम वोल्टेज रेजिस्टेंस में पहुंचेगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय। बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या चीज़ है, जिसमें हम एक सिंगल डायोड इस्तेमाल करते हैं। तो सिंगल डायोड इस्तेमाल करते हैं और सिंगल डायोड का काम क्या होता है, करंट को कंडक्ट करना ड्यूरिंग हाफ साइकिल और अगेन हाफ साइकिल में करंट को ब्लॉक करना। तो ये इसका काम होता है। इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के ज़रिए पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है सही। बी में कहते हैं सप्रेसिंग हाफ वेव ऑफ AC सप्लाई बाय यूजिंग डायोड। इसका मतलब यही है कि हाफ वेव साइकिल में AC सप्लाई को क्या करते हैं, डायोड के ज़रिए सप्रेस करते हैं, यानी कि उसको कन्वर्ट करते हैं DC आउटपुट में। सप्रेसिंग द हार्मोनिक्स, इसमें हार्मोनिक्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि हार्मोनिक का ताल्लुक फ्रिक्वेंसी से, फ्रिक्वेंसी में कोई वेरिएशन नहीं होती। यूजिंग ए कोलिज ट्यूब, तो ये भी हम इस्तेमाल नहीं करते। ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन बी सही है। सप्रेसिंग हाफ वेव ऑफ AC सप्लाई बाय यूजिंग डायोड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज सुटेबल ओनली टू ऑपरेट रेडियो, फॉर रनिंग अ DC मोटर, चार्जिंग बैटरीज, और आखिर में कहते हैं ऑल ऑफ दिस। आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के ज़रिए जो हम आउटपुट हासिल करते हैं, इसमें हम तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं, ऑपरेट रेडियो, चार्जिंग बैटरीज, फॉर रनिंग अ DC मोटर, ये सब पॉसिबल हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to t/2, यानी हाफ टाइम पीरियड, द फॉरवर्ड बायस डायोड ऑफर्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए। बी में कहते हैं वेरी हाई रेजिस्टेंस, और सी में कहते हैं वेरी स्मॉल करंट फ्लो थ्रू इट, और आखिर में कहते हैं ज़ीरो रेजिस्टेंस। तो बेसिकली 0 to हाफ टी हाफ में अगर हम बात करें 0 से t/2, बेसिकली ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट है। ये क्या है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट है। तो इसमें फॉरवर्ड बायसिंग होगी और फॉरवर्ड बायसिंग में करंट पास होगा, लिहाजा डायोड एक स्मॉल रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, जिसे हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट t/2 से t के लिए, तो इसमें रिवर्स बायसिंग होगी। ये क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल। ये क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट। तो इसमें रिवर्स बायसिंग होगी और रिवर्स बायसिंग में हाई रेजिस्टेंस होगा और ये करंट को ब्लॉक करेगा। तो इसमें कहते हैं ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to t/2 द फॉरवर्ड बायस डायोड ऑफर्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ कौन सी बायसिंग हो रही है, फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है। ठीक है, 0 से t/2 तक पहले फॉरवर्ड बायसिंग होगी, फिर रिवर्स बायसिंग होगी। तो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस कम से कम होगा और फिर जब रिवर्स की बारी आएगी तो वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से करंट को वो ब्लॉक करेगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस।
फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट इज एन, द फ्रीक्वेंसी एंड फॉर्म ऑफ द आउटपुट विल बी। बेसिकली इन हाफ वेव रेक्टिफायर only one half of each AC cycle is passed, so the pulse repetition rate equals the input frequency. The waveform is pulsating direct current. बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इन द हाफ वेव रेक्टिफायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट इज एन, फ्रीक्वेंसी क्या है, एन है। द फ्रीक्वेंसी एंड द फॉर्म ऑफ द आउटपुट, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लिहाजा जो ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम किस में है, फ्रीक्वेंसी सेम है एन, ऑप्शन सी में, एंड पल्सेटिंग, और आपको जो आउटपुट हासिल होगा वो डायरेक्ट करंट है, वो डायरेक्ट पल्सेटिंग करंट उसे हम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही है, एन एंड पल्सेटिंग। फिर इस क्वेश्चन में आपसे कहते हैं द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज एज अ फिल्टर इज, फिल्टर सर्किट बेसिकली जो फ्लक्चुएशंस हैं उसको अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं टू रिड्यूस द रिपल्स द आउटपुट एंड स्मूथनेस ऑफ अ डीसी वोल्टेज। इसके लिए हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम फिल्टर सर्किट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या जिसको हम फिल्टर सर्किट कहते हैं। तो इसमें जो चार ऑप्शन है कैपेसिटर, रेजिस्टर, ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, तो उसमें सही ऑप्शन है कैपेसिटर। द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज्ड एज फिल्टर इज कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं the method by which only one half of AC cycle is converted into direct current is called one half cycle। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बात हो रही है वन हाफ साइकिल की, तो इसका मतलब ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगा ये, ऑप्शन सी करेक्ट, बिकॉज के हाफ ऑफ AC साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट मींस के हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अगर फुल की बात करते तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहलाता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। If time period of input t in the full wave bridge rectifier circuit, then time period of the pulsating output of the circuit will be, और ऑप्शन आपके पास हैं t upon 2, 2t and t divided by 4. In a full wave rectifier, both the positive and negative half of the AC input are rectified into positive pulses. That doubles the output frequency, so the time period halves from t to t upon 2. The right option is t upon 2. Option B is correct. दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूँ। If time period of input t in the half wave bridge rectified circuit, then time period of the pulsating output of the circuit will be, बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों तरह के रेक्टिफिकेशन होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, जिसकी वजह से आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो आपको हासिल होती है उसके लिए टाइम पीरियड t अपॉन 2 रिक्वायर्ड होता है। तो ऑप्शन बी t अपॉन 2 सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं इन अ ब्रिज रेक्टिफायर how many diodes conduct during each half cycle of input AC। ब्रिज रेक्टिफायर में बेसिकली दो डायोड कंडक्ट करते हैं, वन फ्रॉम द अपर पेयर एंड वन फ्रॉम द लोअर पेयर, जबकि दो डायोड में रिवर्स बैचिंग होती है उसी वक्त साइमल्टेनियसली। तो इन अ ब्रिज रेक्टिफायर हाउ मेनी डायोड्स कंडक्ट ड्यूरिंग ईच हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC। इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन है ऑप्शन A2। दो डायोड में कंडक्शन होगी, दो डायोड में कंडक्ट होगा, जबकि दो डायोड में रिवर्स बैचिंग होगी, कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं
In a full wave rectifier circuit is operating from 50 Hz remains the fundamental frequency in the ripple will be output ripple frequency basically क्या है आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ये बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई द मेन फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है मेन फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 50 हर्ट्ज। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 100 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं इफ अ फुल वेव रेक्टिफाइड सर्किट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल विल बी आउटपुट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी मीन्स द 100 हर्ट्ज। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं in the figure the input is across the terminals A and C। A and C ये input हैं, A and C input है and the output is across B and D, जबकि दो remaining ends B and D ये output है। then the output is, तो output में आपसे कहते हैं output क्या होगा। ऑप्शन ए में कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफाइड, बी में कहते हैं फुल वेव रेक्टिफाइड और सी में कहते हैं ज़ीरो, डी में कहते हैं सेम एज इनपुट। बेसिकली ये एक जो डायग्राम है ये एक ब्रिज रेक्टिफाइड सर्किट है और ब्रिज रेक्टिफाइड सर्किट में क्या होता है हाफ साइकिल में दो डायोड कंडक्ट करते हैं जबकि बकिया दो डायोड में कंडक्ट नहीं होता। सही है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो होगा फुल वेव रेक्टिफाइड। जबकि दो डायोड में कंडक्ट होंगे तो ये दो डायोड में कंडक्ट बेसिकली फुल वेव रेक्टिफाइड को शो करेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं टू रिड्यूस रिपल्स इन द आउटपुट ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर वी शुड यूज। बेसिकली हम रिपल्स को, रिपल मीन्स फ्लक्चुएशंस को अगर रिड्यूस करना चाहते हैं, जिसे हम रिपल कहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक फ़िल्टर सर्किट इस्तेमाल करते हैं। तो फ़िल्टर सर्किट का काम क्या होता है, टू रिड्यूस रिपल्स इन द आउटपुट ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर वी शुड यूज डायोड्स हैविंग लो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। बी में कहते हैं लो फ्रिक्वेंसी AC, सी में कहते हैं डायोड्स हैविंग हाई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, डी में कहते हैं फिल्टर सर्किट। तो बेसिकली सही ऑप्शन क्या है फिल्टर सर्किट। तो हम रिपल्स को रिड्यूस करने के लिए फिल्टर सर्किट इस्तेमाल करते हैं जो अमूमन कैपेसिटर पर मुश्तमिल होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अ फिल्टर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन द आउटपुट DC वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज ऑब्टेन्ड फॉर, ऑप्शंस आपके पास हैं द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC, द कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट AC, द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन द आउटपुट DC वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज ऑब्टेन्ड फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट AC, द कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट AC। बेसिकली फुल वेव में फॉरवर्ड बैसिंग भी होगी और रिवर्स बैसिंग भी होगी, तो ये एक साइकिल मुकम्मल होगा फॉर इनपुट AC। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, द कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट AC फॉर अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें हम आउटपुट DC हासिल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही है, द कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट AC। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं इन द फॉलोइंग फिगर ऑप्शन ए D1 एंड D3 कंडक्ट साइमल्टेनियसली, D1 ऑप्शन बी में कहते हैं D1 एंड D2 कंडक्ट ऑल्टरनेटिवली, सी में कहते हैं D1 एंड D2 कंडक्ट साइमल्टेनियसली और डी में कहते हैं बोथ A एंड C। बेसिकली होता यह है कि दो आपके पास जो अपोजिट डायोड्स हैं ब्रिज रेक्टिफायर में, ये दो डायोड में
कंडक्ट होगा, जबकि बकिया 2 डायोड में रिवर्स बैचिंग होगी, यानी 2 में फॉरवर्ड बैचिंग होगी जो अपोजिट हैं, और उनके अपोजिट जो उनके अगेंस्ट 2 हैं उनमें रिवर्स बैचिंग होगी। तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये D1 और ये D1 और D3 इन दोनों में साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड बैचिंग हो रही होगी, जबकि D2 और D4 में रिवर्स बैचिंग होगी। इसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव हाफ साइकिल में ये D2 और D4 इन दोनों में कंडक्ट होगा, जबकि D1 और D3 ये ऑफ हो जाएंगे, यानी कि इसमें रिवर्स बैचिंग होगी। तो 2 में फॉरवर्ड बैचिंग होगी, बकिया 2 में रिवर्स, फिर बकिया 2 में फॉरवर्ड, फिर बकिया 2 में रिवर्स। इसका मतलब ये यहाँ पर ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए में कहते हैं D1 एंड D3 कंडक्ट साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही है। ये D1 एंड D2 ये रॉन्ग है, क्योंकि D1 और D3 में कंडक्ट होगा, फिर इसी तरह D2 और D4 में। तो D2 एंड D4 ऑप्शन ये आपके पास नहीं है, D1 एंड D2 अगेन यहाँ लिखा है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। बोथ A एंड C ये भी गलत है, क्योंकि A और C में ये आपके पास है D1 एंड D3 और C में है D1 एंड D2। ओनली D1 एंड D3 कंडक्ट साइमल्टेनियसली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Output voltage of rectifier is not smooth. It can be made smooth by using a circuit known as Wheatstone circuit, bridge circuit, ripple circuit and filter circuit. तो बेसिकली हम सर्किट को स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट इस्तेमाल करते हैं। रिपल्स को रिड्यूस करने के लिए जो फ्लक्चुएशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम फिल्टर सर्किट इस्तेमाल करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा फिल्टर सर्किट। इस क्वेश्चन में कहते हैं इन द डायग्राम डायोड्स आर अरेंज फॉर द फुल वेव रेक्टिफिकेशन वेयर इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड। ऑप्शन में कहते हैं अक्रॉस A एंड C, बी में कहते हैं अक्रॉस B एंड D, सी में कहते हैं अक्रॉस A एंड C और डी में कहते हैं अक्रॉस B एंड C। तो बेसिकली ये 4 हमारे पास डायोड हैं और ये A B C D द कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। बेसिकली एक ब्रिज रेक्टिफायर है और ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, इनपुट इज ऑलवेज अप्लाइड अक्रॉस द 2 अपोजिट कॉर्नर्स में हम इनपुट अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनपुट यहाँ अप्लाई किया जाएगा। फिर इसी तरह से ये P टाइप, ये N टाइप यहाँ पर इनपुट अप्लाई किया जाएगा। बकिया ये दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ इनपुट नहीं होगा, यहाँ भी इनपुट पॉसिबल नहीं है। तो वेयर इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस A एंड C, ऑप्शन C इज करेक्ट। The basic reason why a full wave rectifier has a twice the efficiency of a full wave rectifier is that options आपके पास हैं it makes use of transformer, ऑप्शन बी में कहते हैं it utilizes both half cycle of the input, ऑप्शन सी में कहते हैं its ripple factor is much less और ऑप्शन डी में कहते हैं its output frequency is double the frequency. The basic reason why a full wave rectifier has a twice the efficiency of a full half wave rectifier. Basically, it utilizes both half cycle of the input. Full wave rectifier में positive half cycle और negative half cycle हम इन दोनों cycle से output हासिल करते हैं, इसलिए इसकी जो efficiency होती है वो half wave के मुकाबले में twice होती है, double होती है। तो right option is it utilizes both half cycles of the input because it utilizes both half cycle of the input. Next question is, if an AC voltage of RMS value of 10 volt is applied as input of half wave rectifier, then the RMS voltage value of DC output will be, और ये आपके पास ऑप्शन है। इनपुट RMS वैल्यू बेसिकली क्या है, ये हमारे पास गिवन है। इनपुट
RMS वैल्यू। इनपुट RMS वैल्यू है 10 वोल्ट, VRMS। फॉर अ साइन वेव, अगर हम इसके लिए बात करें फॉर अ साइन वेव, तो क्या होगा? पीक वैल्यू होगी VM। VM मीन्स द पीक वैल्यू। ये बराबर होगा √2 टाइम्स ऑफ द VRMS। √2 VRMS हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा 14.14 वोल्ट। और VRMS आउट हमें चाहिए, तो इसके लिए रिजल्ट हम क्या लिखेंगे? पीक वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पीक वैल्यू क्या है हमारे पास? 14.14, 2 से डिवाइड करने पर रिजल्ट हमें मिलेगा 7.07 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं देन द RMS वोल्टेज वैल्यू ऑफ द DC आउटपुट। तो ये DC आउटपुट है और ये RMS वैल्यू है इनपुट। तो ये आपके पास इनपुट है और ये आपके पास आउटपुट है VRMS वैल्यू, जिसकी वैल्यू है 7.07 वोल्ट। और ये आपके पास जो ऑप्शंस हैं 10 वोल्ट, 10.3 वोल्ट, 10.7 वोल्ट एंड 9.3 वोल्ट, ये इसमें से जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस सही नहीं हैं या क्लोज नहीं हैं, आप इसको यूँ कह सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है 7.07 वोल्ट। 7.07 वोल्ट ये ऑप्शन नहीं है। 7.07 वोल्ट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कहते हैं इफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट 50 हर्ट्ज AC into DC, then the number of pulses present in rectifier voltage is। हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर हम बात करें, हर एक साइकिल में AC आउटपुट विल हैव द 1 पल्स। इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, और आउटपुट पल्सेस क्या हैं? हाफ साइकिल में ये रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम होगा, ये होगा 50 पल्सेस पर सेकेंड। तो आपसे पूछा गया ये बेसिकली 50 हर्ट्ज क्या है? 50 साइकिल पर सेकेंड है, तो ये इसको आप 50 साइकिल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। तो इफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द 50 हर्ट्ज AC into DC, then the number of pulses present in rectifier voltage is 50 pulses per second. So right option is option C, 50. And the next question is the output from a full wave rectifier is an AC voltage, unidirectional, pulsating DC, both B and C. द आउटपुट फ्रॉम अ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारे पास वोल्टेज हासिल होगा वो पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट होगा, और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन क्या होगी? यूनी डायरेक्शन होगी। तो उसका मतलब ये है, अच्छा AC वोल्टेज ही हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर में हम डायरेक्ट करंट बतौर आउटपुट हासिल करते हैं। तो ये ऑप्शन A तो रॉन्ग है, एंड AC वोल्टेज। ऑप्शन B और C ये ठीक है, बोथ B एंड C। पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट एज ए आउटपुट हमें मिलेगा, जिसकी डायरेक्शन सेम होगी, यूनि डायरेक्शन होगी, बोथ B एंड C। कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, जिसके लिए हम डायोड इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर इज नॉट स्मूथ, इट कैन बी मेड स्मूथ बाय यूजिंग अ सर्किट नोन एज फिल्टर सर्किट। फिल्टर बेसिकली क्या है? कैपेसिटर पर मुश्तमिल होगा। फिल्टर सर्किट को इस्तेमाल कर हम आमतौर पर आउटपुट को स्मूथ बनाते हैं, आउटपुट वोल्टेज को स्मूथ हासिल करते हैं।
तो ये ऑप्शन आपके पास है वेट स्टोन ब्रिज, ये रॉन्ग है। ब्रिज सर्किट ये भी रॉन्ग है। रिपल सर्किट ये भी रॉन्ग है। फिल्टर सर्किट इज द राइट आंसर। फिल्टर सर्किट के जरिए हम आउटपुट वोल्टेज को स्मूथ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सर्किट, इन द फॉलोइंग फिगर, ऑप्शंस ए में कहते हैं D1 एंड D3 कंडक्ट। बेसिकली ये आपके पास क्या एक ब्रिज रेक्टिफायर है, और ब्रिज रेक्टिफायर में जो अपोजिट डायोड्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, जबकि दो अपोजिट उनमें रिवर्स बैचिंग होती है। फिर अगेन जो जिनमें रिवर्स बैचिंग होती है अगेन हाफ साइकिल में फिर उसमें फॉरवर्ड बैचिंग होगी, और बकिया दो में अगेन जिसमें फॉरवर्ड बैचिंग हो उसमें रिवर्स होगी। तो ऑल्टरनेटिवली ये सिलसिला चलता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अपोजिट क्या हमारे पास ये D1 है और ये D3 है। इन दोनों में पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्ट करेगा, D1 एंड D3 कंडक्ट, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 और D4 कंडक्ट करेंगे। तो उसका मतलब ये है कि ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। D1 और D3 कंडक्ट होगा फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इसी तरह से D2 और D4 कंडक्ट करेगा फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अगर हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करें तो उस लिहाज से ऑप्शन ए सही है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल की बात करें तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। In case of half wave rectification, resistance of diode during negative half of AC is during in case of half wave rectification, half wave में जनाब क्या होगा, हाफ वेव में फॉरवर्ड बैचिंग, और फिर उसके बाद फॉरवर्ड बैचिंग में करंट आपको एज ए आउटपुट मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज हासिल होगा DC पल्सेटिंग, और नेगेटिव हाफ साइकिल में आप रिवर्स बैचिंग होगी, और रिवर्स बैचिंग के नतीजे में कोई करंट कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि रिवर्स बैचिंग में नेगेटिव हाफ साइकिल में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें कहते हैं इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन रेजिस्टेंस ऑफ डायोड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ऑफ AC, नेगेटिव साइकिल में हाई रेजिस्टेंस की वजह से आपको कोई आउटपुट नहीं मिलता, नो आउटपुट, तो वेरी हाई रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही है, वेरी हाई। इस क्वेश्चन में कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट। ऑप्शन में आपके पास है इनवर्स फॉर नेगेटिव साइकिल, इनवर्स फॉर पॉजिटिव साइकिल, changes for every cycle, remains constant. The direction of current through the load resistance of full wave rectification. full wave rectification में हमें DC pulsating current हासिल होगा, DC output हासिल होगा, जिसकी डायरेक्शन सेम होगी, तो राइट ऑप्शन remains constant होगा। in full wave rectification there are the direction of current through the load resistance of full wave rectification circuit, inverse for negative cycle, inverse for a positive cycle, changes for every cycle, remains constant। तो full wave rectification में बेसिकली हम डायरेक्ट करंट हासिल करते हैं DC पल्सेटिंग, और तो ऐसी सूरत में वो करंट यूनि डायरेक्शन होगा, जिसके लिए हम कहेंगे remains constant। The direction of current through the load resistance of full wave rectification circuit remains constant। In full wave rectification the diodes are used। full wave rectification बेसिकली दो तरह के हैं, एक सेंट्रल टैप्ड रेक्टिफायर में पॉसिबल है, ये सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर में ये पॉसिबल है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसके लिए आमतौर पर हम दो डायोड इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी कंडीशन ये है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड इस्तेमाल करते हैं, 4 डायोड इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन सेंट्रल टैप रेक्टिफायर में भी पॉसिबल है, ब्रिज रेक्टिफायर में भी पॉसिबल है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया, तो लिहाजा इसमें हम मैक्सिमम कंडीशन मार्क करेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अगर सेंट्रल टैप रेक्टिफायर की बात करते हैं तो 2 डायोड के जरिए हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं।
और अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर की बात करेंगे तो 4 डायोड्स के ज़रिए हम फुल रेक्टिफिकेशन को हासिल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन में मिनिमम कंडीशन के लिए 2 डायोड्स और मैक्सिमम कंडीशंस के लिए 4 डायोड, तो हम 4 डायोड पर मार्क करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। Which has ripple factor? Which has ripple factor? Half wave rectifier, full wave rectifier, both, none. रिपल फैक्टर बेसिकली होता है क्या है? रिपल फैक्टर मीन्स द AC फ्लक्चुएशन प्रेजेंट इन DC आउटपुट, और ये हाफ वेव रेक्टिफायर में भी पॉसिबल है, हाफ वेव रेक्टिफायर में भी आपको मिलता है और फुल वेव रेक्टिफायर में भी आपको ऐसी फ्लक्चुएशन हासिल होती है। तो इसमें सही ऑप्शन है बोथ। बोथ मीन्स द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों में रिपल फैक्टर मौजूद होगा। रिपल फैक्टर और फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? फुल वेव रेक्टिफायर में इसकी वैल्यू होती है 0.482। 0.482, तो ये है फुल वेव रेक्टिफायर की वैल्यू। फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर की वैल्यू है। इफ f is equal to 50 Hz, then in half wave number of pulses are, हाफ वेव में नंबर ऑफ पल्सेस बेसिकली फ्रिक्वेंसी के बराबर होते हैं, जबकि फुल वेव में डबल हो जाते हैं। तो हाफ वेव की बात हो रही है, इसलिए नंबर ऑफ पल्सेस फ्रिक्वेंसी के बराबर होंगे। फ्रिक्वेंसी मींस द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड एंड नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड इज, यहाँ पर दोनों सेम होंगे। तो ये ऑप्शन होगा 50, ऑप्शन ए, बिकॉज 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है तो नंबर ऑफ पल्सेस भी 50 ही होंगे इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर सडनली ड्रॉप्स टू 0 केल्विन देन अ सेमीकंडक्टर एक्ट एज। बेसिकली किसी भी अगर हम सॉलिड की बात करें तो उसमें 3 तरह के बैंड होते हैं। एक वैलेंस बैंड कहलाता है और सबसे हायर कंडक्शन बैंड, और इसके दरमियान में एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप होता है। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होते हैं, जबकि ये बैंड एम्प्टी है। इसकी वजह यह है कि टेम्परेचर क्या हो चुका है 0, ठीक है। तो लिहाजा इन इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम एनर्जी बढ़ाते हैं तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और ये कंडक्ट करना शुरू करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। और ये वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन सारे मौजूद होते हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, तो ऐसी सूरत में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो आपसे कहते हैं व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर सडनली ड्रॉप्स टू 0 केल्विन, जब इसका टेम्परेचर 0 हो जाए तो देन द सेमीकंडक्टर एक्ट एज कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो राइट ऑप्शन इज इंसुलेटर। इस क्वेश्चन में कहते हैं अ प्रोसेस इन विच ओनली वन हाफ ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट, सच प्रोसेस इज कॉल्ड द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव में तो 2 साइकिल होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी, नेगेटिव हाफ साइकिल भी, 2 डायोड इस्तेमाल करते हैं। जबकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम सिंगल डायोड इस्तेमाल करते हैं जो हाफ ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो राइट ऑप्शन इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इस क्वेश्चन में कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑलमोस्ट देन हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। बेसिकली हाफ वेव में ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल कंडक्ट होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट नहीं होगा, फिर पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होंगे, एक में फॉरवर्ड बायसिंग चलेगी साइमल्टेनियसली, उसी वक्त रिवर्स बायसिंग, फिर फॉरवर्ड फिर रिवर्स, तो साइमल्टेनियसली ये दोनों काम करते रहेंगे बैक टू बैक। तो लिहाजा इसकी एफिशिएंसी हाफ वेव के मुकाबले में डबल होगी। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑलमोस्ट डबल देन द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डबल। इस क्वेश्चन में कहते हैं
द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ऑल्टरनेटिव करंट को DC करंट में कन्वर्ट करने का तरीका रेक्टिफिकेशन कहलाता है। एंड द सर्किट इज कॉल्ड रेक्टिफायर, और उस सर्किट को हम रेक्टिफायर कहते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्ट एज अ रेक्टिफायर, तो किसके ज़रिए हम रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं? डायोड बनाते हैं, डायोड के ज़रिए हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। बी, ट्रांजिस्टर के ज़रिए करते हैं, ट्रांसफार्मर के ज़रिए करते हैं, इंडक्टर। तो डायोड ट्रांसफार्मर का काम AC वोल्टेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना होता है। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है, तो इंडक्टर में भी पॉसिबल नहीं है। तो सही ऑप्शन है डायोड। डायोड के ज़रिए, सेमीकंडक्टर डायोड के ज़रिए हम ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं आउटपुट करंट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, तो दोनों के ज़रिए हम ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। और डायरेक्ट करंट कहते ही उस करंट को है जो अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, यूनि डायरेक्शन हो। तो आउटपुट करंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज AC करंट, रॉन्ग। बी में कहते हैं यूनि डायरेक्शनल करंट, बिल्कुल ठीक है, यूनि डायरेक्शनल करंट है ये। और सी में कहते हैं जीरो ऑलवेज, ये भी रॉन्ग है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, ये भी रॉन्ग है। तो आउटपुट करंट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूनि डायरेक्शनल करंट। When AC is converted into DC, the process is called magnification, amplification, rectification, resolution. तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म सही है, वो है रेक्टिफिकेशन। सेमीकंडक्टर डायोड के ज़रिए हम ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट पल्सेटिंग करंट में कन्वर्ट करते हैं। ये तरीका रेक्टिफिकेशन कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रेक्टिफिकेशन। A circuit that converts pulsating voltage of the rectifier to smooth voltage is known as conductor, transformer, conductor जिसमें से करंट पास हो जाए, ट्रांसफार्मर जिसके ज़रिए हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। इसी तरह से ऑप्शन सी में कहते हैं फिल्टर और डी में कहते हैं चॉक। अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स पल्सेटिंग वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर टू स्मूथ वोल्टेज इज नोन एज फिल्टर। तो फिल्टर के ज़रिए जो अमूमन हम कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं बतौर फिल्टर, तो इस फिल्टर के ज़रिए हम सर्किट में जो पल्सेटिंग वोल्टेज है उसको हम स्मूथ वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड to reduce depletion layer is, the potential difference applied across a diode to reduce depletion layer. Basically depletion layer की कमी की वजह से कंडक्ट होगा, और ये कंडक्ट बेसिकली फॉरवर्ड बायसिंग में पॉसिबल है। रिवर्स बायसिंग में करंट ब्लॉक हो जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में इस वजह से क्योंकि डिप्लेशन लेयर रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड टू रिड्यूस डिप्लेशन लेयर इज फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में डिप्लेशन लेयर ज़्यादा होगा, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में कम हो जाती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग इज़ द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। बायसिंग वोल्टेज ये रॉन्ग है, पोटेंशियल बैरियर ये भी रॉन्ग है, जंक्शन पोटेंशियल ये भी रॉन्ग है। तो डिप्लेशन लेयर रिड्यूस होता है फॉरवर्ड बायसिंग में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स AC इंटू DC इज कॉल्ड, वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं उसे हम डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर या इंडक्टर कहते हैं। तो जनाब हम डायोड के ज़रिए करते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और इस क्वेश्चन में कहते हैं द कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड, ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का तरीका ये एम्प्लीफिकेशन, मैग्निफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, रेजोल्यूशन में से सही ऑप्शन है रेक्टिफिकेशन। तो ये तरीका रेक्टिफिकेशन कहलाता है।